नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज चर्चा होगी डिप्टी सीएम जरूरी है या मजबूरी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में किसके सर पर जीत का सेहरा बंधेगा ये तो 3 दिसंबर को तय होगा। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इसको लेकर आला कमान ही फैसला लेगा। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस में जब सीएम फेस को लेकर कोई विवाद नहीं है तो डिप्टी सीएम की मांग क्यों उठाई जा रही है। आखिर कांग्रेस में 2 दशक के बाद उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा के क्या मायने निकाले जाएं। आज चर्चा इसी के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में डिप्टी सीएम बनाने की सुगबुगाहट। आखिर कांग्रेस में किस बात की घबराहट। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये साफ होगा, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के भीतर डिप्टी सीएम बनने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दबी आवाज में ही सही, लेकिन मांग की जा रही है कि कांग्रेस में डिप्टी सीएम का पद इस बार होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि कमलनाथ के चेहरे को लेकर कोई विवाद वाली स्थिति नहीं है, तो क्यों डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा हो रही है। 2018 में सिंधिया एक ऐसा चेहरा थे जिन्हें सीएम के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब वो बीजेपी में है और कमलनाथ को कोई चुनौती दे ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि डिप्टी सीएम बनाने को लेकर कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि ये फैसला आला कमान ही तय करेगा, और ऐसा हुआ तो कमलनाथ को भी भरोसे में लिया जाएगा। ये देखिए, ये फैसला तो सेंट्रल हाईकमांड हमारा करेगा, कमलनाथ जी को विश्वास में लेकर करेगा। बाकी और तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। खड़गे साहब है, राहुल जी हैं, कमलनाथ जी हैं, सुरजेवाला जी हैं, ये लोग निर्णय करेंगे इस पर। अब कांग्रेस में 2 दशक के बाद डिप्टी सीएम बनाने की सुगबुगाहट कई मायनों में अहम है, और इसको लेकर कांग्रेस के अंदर घमासान छिड़ सकता है। हालांकि इस मामले पर अब बीजेपी को कांग्रेस पर चुटकी लेने का मौका मिल गया है। बीजेपी कह रही है कि पद के लिए कांग्रेस में लड़ाइयां कोई नई बात नहीं, लेकिन सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। डिप्टी सीएम बनाने का सवाल तब उठता है जब आपकी सरकार बन रही होती है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है कि उनकी सरकार बन रही है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, तो कांग्रेस पार्टी भविष्य की योजनाएं ना बनाए। अभी 3 तारीख को देखिएगा किस प्रकार कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होती है, और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता ये संकल्प लेंगे कि ये उनका आखिरी चुनाव था। मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम की बात करें तब तक 4 लोग उप मुख्यमंत्री रहे। 30 जुलाई 1976 को जनसंघ की सरकार में प्रदेश को पहला डिप्टी सीएम मिला था। मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल में वीरेंद्र कुमार सकलेचा डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि जब जब कांग्रेस में डिप्टी सीएम बना तब तक उसकी मुसीबतें बढ़ी। फिर चाहे दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में डिप्टी सीएम रही सुभाष यादव की बात करें या फिर जमुना देवी की। हालांकि अब कांग्रेस इस मसले को कैसे हैंडल करेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी और रमेश शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शर्मा जी आप ही के पास कि डिप्टी सीएम जरूरी या मजबूरी, क्योंकि जो नतीजे आएंगे वो 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन कई सारे एग्जिट पोल है, बाबाओं की भविष्यवाणी है, सट्टा बाजार है, सबकी अपनी एक कहानी है। लेकिन अगर कांग्रेस में इसको लेकर अगर बात छिड़ गई है तो इसको किस नज़रिए से देखा जाए। देखिए, मोटे तौर पर आपने अपने पैकेज में भी बताया कि डिप्टी सीएम की परंपरा रही है, और 1967 में जब पहली बार संवित सरकार बनी थी और गोविंद नारायण सिंह चूंकि कांग्रेस तोड़ करके आए थे, 36 विधायक थे, 36 जी, और जनसंघ के विधायक उसमें चूंकि 70 करीब आसपास थे, तो जनसंघ से वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा को उप मुख्यमंत्री बनाया था। फिर 1980 में जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बने तब भी उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया, और दिग्विजय सिंह जी बने तब भी उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया। इस बार मुझे जो लग रहा है कि डिप्टी सीएम यदि कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो डिप्टी सीएम बनने की संभावना 2 कारणों से हो सकती है। क्योंकि कांग्रेस जातिगत समीकरणों की और जातिगत जनगणना की बात कर रही है, तो ये बहुत संभव है
कि वो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हों, डिप्टी सीएम किसी आदिवासी क्षेत्र के या ओबीसी का किसी व्यक्ति को वो डिप्टी सीएम बना करके ये संदेश देने की कोशिश करें कि वो ओबीसी के विकास के लिए, वो आदिवासियों के विकास के लिए आगे कर रहे हैं, तो मोटे तौर पर जो उनकी घोषणा है जातिवादी जनगणना की, क्योंकि ये जो चुनाव हुए हैं आप अगर देखेंगे कांग्रेस के भी और भाजपा के भी, तो इन दोनों ने विधानसभा का चुनाव तो लड़ा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में ही कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की भी रणनीति इसी में साथ चली है। कितने ऐसे वचन हैं या संकल्प हैं जो 2024 के अनुसार हैं, लेकिन उन्होंने इसमें काम किए हैं। तो यदि अगर उनको बहुमत मिलता है और डिप्टी सीएम की स्थिति बनती है तो आदिवासी या ओबीसी में से किसी को ले सकते हैं ताकि ये संतुलन बना रहे। जी तो गुप्ता जी, संतुलन बना रहे, लेकिन क्या अभी ये चर्चा बहुत जरूरी है? यह कि कवायद इसको कह सकते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में ऐसा नहीं कि नई बात है, हमने 2018 में भी देखा दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह के शासनकाल को छोड़ दिया जाए 2 दशक, क्योंकि बीजेपी की सरकार रही फिर बाद में। उसके बाद ये कहा था जब दीपक बाबरिया प्रभारी थे मध्य प्रदेश के कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और बाकायदा उन्होंने नाम लिया था कि सुरेंद्र चौधरी का, हालांकि वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपको अनम्यूट कर लीजिए। आवाज़ नहीं आ रही गुप्ता जी आपकी, शायद मोबाइल आपका अनम्यूट। थोड़ा वॉल्यूम मुझे लगता कम है शायद। चलिए, लेकिन शर्मा जी भाई संपर्क करते हैं गुप्ता जी से। कांग्रेस के नज़रिए से हमने देखा उप मुख्यमंत्रियों की बात करें हम तो, चाहे मध्य प्रदेश की हम बात करें कि यमुना देवी को किन परिस्थितियों में बनाया था, सुभाष यादव को बनाया बाद में, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा काम करने नहीं दिया गया। प्यारेलाल कंवर भी रहे हैं, इकलौते भाग्यशाली शायद सकलेचा ही रहे थे, वीरेंद्र सकलेचा, जो मुख्यमंत्री भी रहे मध्य प्रदेश के, थोड़े ही कम समय के लिए रहे हों। लेकिन हाल के वर्षों में हम देखें कि अगर वो राजस्थान में सचिन पायलट को बनाते हैं तो पूरे 5 साल इसी उठापटक में चल जाते हैं कि सरकार गिर रही है, कौन गिरा रहा है, एक बार वो विधायक को लेके चले जाते हैं। अगर वो छत्तीसगढ़ हमने देखा टीएस सिंहदेव को बनाते हैं तो इसी उनको जूझना पड़ता है पूरे 5 साल, और अभी भी टीएस सिंहदेव कह रहे हैं मेरा आखिरी चुनाव है। और हमने देखा है कि अभी जो हाल में कर्नाटक की अगर हम बात करें कि सिद्धारमैया को बना दिया है, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बनाया गया, हालांकि सरकार बनाने का क्रेडिट डीके शिव कुमार के खाते में गया था, लेकिन वो भी उप मुख्यमंत्री बनकर ही हैं। लेकिन कर्नाटक में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ये जो उदाहरण है हाल के, इसको देखते लगता है कि कांग्रेस ये रिस्क उठाना पसंद करेगी। देखिए, मोटे तौर पर ये रिस्क नहीं है, ये असल में लोगों को समझा करके और जो संदेश देना है कि हमारे साथ सब जुड़े और हम सबका ध्यान रख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के समय में जब भी मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्रियों को कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं रहा है। जैसे हम राजस्थान में भी अगर देखें तो मुख्यमंत्री जी गहलोत सारा का सारा अधिकारियों के माध्यम से जो सचिन पायलट के विभागों में भी हस्तक्षेप करते थे, इसके कारण ही सारा झगड़ा शुरू हुआ। और यही स्थिति कर्नाटक देखने को मिल रही है। और यही स्थिति आप अगर देखेंगे तो जब जमुना देवी थी उप मुख्यमंत्री तो उन्होंने कितनी बार सार्वजनिक तौर पर अपनी बात को रखी, और कितनी बार प्यारेलाल जो छत्तीसगढ़ के थे वो एक बार मुख्यमंत्री रहे, संभवतः अर्जुन सिंह जी के समय रहे या भूल रहा हूं, लेकिन वो रहे हैं जी। तो उन्होंने भी जो शिकायत की थी तो कहीं ना कहीं कोई काम करने का अवसर उनको मिला नहीं, और अधिकारी जो है वो हावी रहे। पिछले कुछ वर्षों से कार्यशैली मुख्यमंत्रियों की या ब्यूरोक्रेट्स की होशियारी ऐसी हो गई है कि वो सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ते हैं और आदेश लेते हैं और काम करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी जो टकराहट हुई सिंहदेव के बीच में और बघेल साहब के बीच में, या राजस्थान में जो टकराहट हुई सचिन पायलट और गहलोत के बीच में, वो कहीं ना कहीं पावर को लेकर के हुई। यदि राजस्थान में भी सचिन पायलट को उसके कुछ कामों का बंटवारा हो जाता है कि भाई ये काम आप कर लीजिए, इतने विभाग आप देख लीजिए, तो मैं समझता हूं वो जो टकराहट पूरे 5 साल चली वो ना चलती। और यह स्थिति छत्तीसगढ़ में है। तो अभी भी जो संभावना मुझे दिख रही है कि अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन बहुमत में आएगा, ये तो 3 तारीख को क्लियर होगा। लेकिन फिर भी यदि बनता है यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री तो टकराहट निसंदेह बनी रहेगी, क्योंकि कमलनाथ जी का भी वर्किंग ऐसा है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पावर को अपने हाथ में केंद्रित रखने के स्वभाव में है। अगर हाईकमान हस्तक्षेप करके कुछ बंटवारा करे तो बात अलग है, लेकिन कुल मिलाकर के, लेकिन अभी तो ये केवल चर्चा है, बहुमत में आने दीजिए जी।
तो गुप्ता जी चर्चा है, लेकिन ऐसा नहीं कि 2018 में भी, जैसा मैंने पहले पूछा था आपसे, कि दीपक बावरिया ने कहा था कि सुरेंद्र चौधरी उप मुख्यमंत्री होंगे, दलित चेहरा थे। लेकिन आज की जो स्थिति है, क्योंकि अब तो सिंधिया भी नहीं है, और जब ये सरकार बचाना थी तो पिछली बार हो सकता है कि सिंधिया को उप मुख्यमंत्री बना लेते, लेकिन वो शायद नहीं मानते, तो उनके किसी आदमी को, और चर्चा चली हुई थी कि शायद तुलसी सिलावट को बना दिया जाए उप मुख्यमंत्री। लेकिन अब क्या मजबूरी है, अगर बनाई जाती है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो? नहीं, अभी तो जरूरी है, मजबूरी की बात ही नहीं। राजनीति में बातचीत चलती रहती है कि किसको बनाएंगे, यदि आपको ओबीसी बनाना है, नहीं बनाना है, यदि कमलनाथ मुख्यमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह की बात चल रही है। यदि ओबीसी चीफ मिनिस्टर रहेगा तो कोई एक जनरल का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। राजनीतिक दल हैं, नेता अपने अपने हिसाब से बात करते रहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता। आप दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हमने देखा कि 2 मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कमलनाथ जी ने सारे जो फर्स्ट टाइमर एमएलए भी थे उनको मंत्री बना दिया। और सब कैबिनेट। तो हर राजनीतिक दल का या हर नेता का अपने तात्कालिक आवश्यकताएं हैं। यदि कांग्रेस पार्टी मान लीजिए, यदि चर्चाएं चल रही है, 150 सीटें आती हैं, तो उसकी क्या जरूरत है उसको किसी को भी बनाने की। ये तो तब की बात है ना कि जब कोई ऐसा नेता हो जो दल को तोड़ सकता हो। यदि आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं या राजस्थान की बात करेंगे, तो वहां सचिन पायलट और सिंहदेव के साथ क्यों था ये? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। यदि आज मध्य प्रदेश में आप कोई चेहरा ऐसा है जिसके पास सिंधिया जैसे 10-20 चेहरे हों जो छोड़ के चले जाए भारतीय जनता पार्टी में, बिल्कुल बड़ा सवाल है जी। पहले तो ऐसे कद्दावर नेताओं की जरूरत होना चाहिए जो कमलनाथ के कद के हों, दिग्विजय सिंह के कद के हों, जिनको एडजस्ट करना हो। सुभाष यादव हो, जमुना देवी हैं या प्यारेलाल कंवर हैं, इनका अपना एक औरा था, अपनी एक कद था, जिसके कारण उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन आज की जो परिस्थिति आप भी कह रहे हैं कि आमतौर पर ये होता है कि डिप्टी सीएम या तो आपको राजनीतिक परिस्थितियां देखते बनाना पड़ता है या आपको सत्ता का संतुलन बिठाना पड़ता है। तो ये दोनों मौजूदा परिस्थितियां कमलनाथ के साथ आपको दिखाई दे रही हैं? ये क्यों नहीं दिख रही? कमलनाथ जी ने अपनी मर्जी से ही तो सब कुछ कांग्रेस को चला रहे हैं जी। और कमलनाथ जी के कद का 10 जनपद में कोई है क्या? कमलनाथ जी अपनी मर्जी से ही सारी चीजें करते हैं। आप देखिए कि जितने नेता हैं कांग्रेस प्रचार के दौरान आपको कहीं एक्टिव दिखाई दिए? सब हाशिए पर थे। सुरेश पचौरी हाशिए पर थे, अरुण यादव हाशिए पर थे जी, अजय सिंह देखिए अपने क्षेत्र में उलझे हुए थे। तो ये तो केवल उनकी चॉइस है। यदि बिसाऊ लाल सिंह को कमलनाथ ने मंत्री नहीं बनाया था तो नहीं बनाया, क्योंकि कमलनाथ पर दबाव नहीं डाल सकता। वो इस कद के नेता है कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी बात कर सकते हैं और उनकी तोड़ वहां कोई दूसरा नेता है नहीं। तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये ऐसा हुआ डिप्टी सीएम बनाने पड़े तो बिना कमलनाथ की मजबूरी के नहीं होगा। भले राजेंद्र सिंह जो भी कह रहे हो कि आला कमान फैसला करेगा, फिर उसमें खड़गे जी की बात होगी, गांधी परिवार की बात होगी, यहाँ तक कि वो तो रणदीप सुरजेवाला का भी नाम ले रहे हैं। कांग्रेस की परंपरा ले लीजिए, सबका नाम ले लेंगे, लेकिन देखिए रणदीप सिंह सुरजेवाला की स्थिति हमने देखी जी कि मध्य प्रदेश में तो इतने प्रभारी हमने देखे आए और चले गए। कमलनाथ जी ने अपने हिसाब से ही सब किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला की भूमिका क्या होगी? वो क्या उप मुख्यमंत्री बना देंगे? भाई वहां सिद्धारमैया और शिव कुमार की स्थिति थी। शिव कुमार एक चेहरा था, यहाँ कमलनाथ के मुकाबले में कोई चेहरा है जिसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाना हो, जिसको जो चुनाव लड़ रहा हो, जो चुनाव जीत कर आ जाएगा? तो लोगों का अनुमान है। आप यदि किसी से बात करेंगे कि उप मुख्यमंत्री होंगे तो उन्हें कहा हाँ हो जाएंगे। आप तो किसी भी राजनीतिक दल में करें, वहां ये स्वाभाविक सा जवाब होता है। तो शर्मा जी एक स्वाभाविक जवाब है। और हालांकि बीजेपी की स्थिति अभी अलग नहीं। हमने उत्तर प्रदेश में देखा, पिछली सरकार में दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री रहते हैं, इस सरकार में उनको टिकट ही नहीं मिल पाता है। हमने देखा कि नितिन पटेल जो कि बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं और कहा जाता है कि बड़े इंडस्ट्रियल घराने के वो रिश्ते में लगते हैं, लेकिन उनका टिकट ही नहीं देती पार्टी। मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को घर बैठा दिया जाता है। अभी भी उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य और एक और ब्राह्मण चेहरा। तो उनकी जो स्थिति वो किसी से छुपी नहीं है। देखिए मोटे तौर पर अब इस समय जो है उप मुख्यमंत्री बनाना
ये ठीक है कि छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में कहीं ना कहीं पावर के संतुलन के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, या यदि संभव हुआ और मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री का चयन होगा, तो ये पावर को देख करके या नेता के कद को देख करके फैसला नहीं होगा। ये फैसला दो ही में से किसी एक चीज को लेकर के होगा, या तो जातिगत राजनीति के संतुलन के लिए होगा या क्षेत्रगत राजनीति के संतुलन के लिए होगा। इस समय क्योंकि 2018 के अनुभव के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपनी रणनीति में जमीन और आसमान का अंतर किया है। आप अगर देख लीजिए 2013 के चुनाव में कांग्रेस की रणनीति, 2018 के चुनाव में कांग्रेस की रणनीति और 2023 में बहुत फर्क है। बिल्कुल इसी प्रकार भाजपा में भी बहुत फर्क आया है। तो वो जो 2018 का अनुभव यहाँ पर कांग्रेस को है, मुझे लग रहा है कि उसको लेकर के यदि वो बहुमत में आते हैं और यदि वो निर्णय करते हैं, ये वैसे आवश्यक भी नहीं है कि वो बहुमत में आ जाए और उप मुख्यमंत्री का निर्णय भी करें, लेकिन यदि वो ऐसा निर्णय करते हैं तो क्षेत्र और जाति के संतुलन को आधार पर निर्णय करेंगे। वो कहीं ना कहीं नेता के कद्दावर को देख करके निर्णय नहीं कर सकते। वो क्षेत्र का निर्णय जो मुझे जो लग रहा है, मोटे तौर पर कमलनाथ अगर महाकौशल से आते हैं तो व्यक्ति उप मुख्यमंत्री का व्यक्ति का अगर चयन होगा तो या तो मध्य भारत चंबल संभाग से होगा या फिर बिंद क्षेत्र से कहीं से होगा, और इन दोनों क्षेत्रों में भी जातिगत समीकरण को बिठा करके होगा। बहुत सारी चीजें होंगी जो इसमें मिला करके ये निर्णय हो सकते हैं, लेकिन अभी तो ये चर्चाएं ही हैं। अभी हमको 3 तारीख का रिजल्ट देख लें, उसके बाद ये आता है। लेकिन फिर भी यदि कांग्रेस बहुमत में आती है तो उप मुख्यमंत्री की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। तो शायद कांग्रेसी भी तो इसलिए क्योंकि वो भी 3 तारीख का इंतजार कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा एक अपना पत्ता मार्केट में फेंकें, उसका रिएक्शन क्या आ रहा है, ताकि उसके आगे से उसके हिसाब से रणनीति बनाई जा सके। ये एक रणनीति भी हो सकती कांग्रेस के जो नेताओं की। देखिए, कुल मिलाकर के इस समय जो राजनीतिक दलों की रणनीति 2 चीजों पर काम कर रही है। एक तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भाव ना आए, एक बात। दूसरा, मीडिया में अपना स्थान बनाए रखना। तो ये जो बातें चल रही हैं कि साहब 26 तारीख को शपथ दिलाएंगे या उप मुख्यमंत्री लाएंगे, ये केवल कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए, उनको सक्रिय रखने के लिए। और इसी बीच में बाय द वे कुछ विद्रोही अगर चुनाव जीत करके आते हैं या विद्रोही नहीं आते हैं, थर्ड फोर्स से कोई विधायक बनता है, तो कहीं ना कहीं वहां ये वातावरण बना रहे और उनको अपनी ओर आकर्षित करना। ये जो अभी जो चर्चाएं चल रही हैं विभिन्न प्रकार की, ये केवल मीडिया में स्थान बनाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए, और तीसरी फोर्स के जो संभावित हैं कुछ लोगों को जीत के आना, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की रणनीति के हिसाब से ये चर्चाएं हैं। जी तो गुप्ता जी, हमने देखा क्षेत्रीय रणनीति की बात करें तो क्षेत्रीय जितने नेता थे वो सब आपने भी शुरुआत में जिक्र किया कि सब हाशिए पे चले गए हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्रीय समीकरण की मजबूरी कांग्रेस के सामने तो मौजूदा परिस्थिति में शायद नहीं है, लेकिन क्या जातिगत आधार पर हम भारत, क्योंकि पूरे देश में ओबीसी का मुद्दा छाया हुआ है, कास्ट सेंसस की बात हो रही है, और मध्य प्रदेश में ओबीसी भी महत्वपूर्ण है, दलित भी और आदिवासी भी। तो क्या इनमें से किसी एक की लॉटरी लग जाए अगर, या किसी 2 की लॉटरी लग जाए अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर बनाना पड़े तो, अगर कमलनाथ ने चाहा तो? मैंने इसलिए तीनों चीज़ें जोड़ दी है। नहीं, देखिए, फिर तो जिसका भाग्य होगा वो बन जाएगा, लेकिन यदि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं तो उसकी सीनियरिटी भी होनी चाहिए और उसका एक अपना अनुभव भी तो होना चाहिए ना। यदि आप जो है उसका कोई राजनीतिक कद नहीं है तो कोई ना कोई चीज होना चाहिए आपको। लेकिन आप देखेंगे अभी जितने लोग लिस्ट पर हैं, इसमें कितने, कौन जीत के आता है, कौन नहीं आता है। आप ओबीसी के जिन चेहरों की संभावना प्रकट कर रहे हैं, वो उनमें से कोई इसमें दिखता है ऐसा कि जिसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर कमलनाथ अपने बराबर से बिठाएंगे, या ट्राइबल का कोई चेहरा ऐसा? भाई आपने उमंग सिंगार जैसे लोग हैं या जो मरकाम है, तो ये कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लायक मुझे लगता है कि कमलनाथ की चॉइस भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक उसका कद नहीं है, उसका अनुभव नहीं है, 2-3-4 बार का वो विधायक नहीं है, तब तक नहीं हो सकता। और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। यदि लोकसभा चुनाव की रणनीति है तो लोकसभा चुनाव में वो खुद भी तो वोट दिला दे, पार्टी को वोट दिलाई ना, तब तो उसको बनाने से फायदा है, अन्यथा कोई फायदा नहीं। तो मौजूदा परिदृश्य में आपको ऐसा कोई नेता दिख रहा है? क्योंकि आपने जिनका जिक्र किया या हमने भी इस चुनाव में देखा है कि या तो अपनी सीट बचाने में उलझे रहे या कहीं निकलने का प्रयास किया, लेकिन उनको कोई तवज्जो नहीं मिली। मनोज, मुझे कोई ऐसा नेता नहीं दिखता। बिल्ली के भाग से किसी का भी छीका टूट चढ़ सकता है। जैसे
जयवर्धन सिंह पहली बार में सीधे मंत्री बन गए थे और कैबिनेट मंत्री बन गए थे जी। तो जिसका भाग्य होगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। और इसलिए अभी ऐसा कोई दिखता नहीं है, क्योंकि आप राजनीतिक समीकरण भी देखेंगे, कमलनाथ जी बहुत सारे ऐसे लोगों को जो ओबीसी एसटी नहीं है, एससी नहीं है, उनको पसंद भी नहीं करते, तो उनको वो सीनियरिटी के बावजूद बनाना नहीं चाहेंगे। और जो हमने देखा था कि वो पदों को देने के मामले में वो उतने उदार नहीं है कि उदारता से उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए, एडजस्ट कर लेते हैं। तो बड़ी मुश्किल से वो चीजों को स्वीकार करते हैं। और यदि उप मुख्यमंत्री पद की बात भी हुई तो बहुत सारी चीजें वो भविष्य की राजनीति के लिहाज से तय करेंगे। यदि वो अगला पार्टी का ये होगा कि कमलनाथ के बाद कौन, तो उस पर भी उनका फोकस होगा। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं फिर तो उन्हीं की चॉइस रहेगी, और आपने बताया चॉइस उनके पास सीमित है। और जो आपने कहा कि वो जो बात है कि वो फ्री एंड है, संगठन के लिए कर देते हैं कि ठीक है इनको महामंत्री बना दीजिए, महासचिव बना दीजिए, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, लेकिन सरकार में ऐसा कुछ होता नहीं है, सारी चीज़ें उनके इशारों पर होती है। नहीं, देखिए आप पूरी राजनीति देखिए, आप यदि राजस्थान में देखेंगे कि अशोक गहलोत के से हटके कोई कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया क्या? बिल्कुल। मध्य प्रदेश में कमलनाथ से हटके कोई निर्णय लिया क्या अभी तक? वो सारे निर्णय इन नेताओं पर होंगे। कांग्रेस का जो अनुभव रहा है, और खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो अनुभव, तो कांग्रेस पार्टी अपने पुराने विश्वस्त लोगों को नाराज नहीं करना चाहती, उन्हीं के हिसाब से आगे की सियासत चलाना चाहती। और एक अनुभव उनको अब टी.एस. सिंहदेव और सचिन पायलट का भी हो गया। और शायद यही है कि शायद जो कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बहरहाल आप समय की कमी है, बहुत धन्यवाद आपका दोनों का, शर्मा जी आपका भी, गुप्ता जी आपका भी, इस विश्लेषण के लिए। तो निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम जरूरी है मजबूरी, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सरकार बने, और सरकार बनने के बाद सिचुएशन कहती है आपके पास नंबर्स कितने होते हैं कि अगर आप लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर जाते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यदि आपको ज़रूरत पड़ी मजबूरी में फिर आप देखेंगे कद क्या है उस आख्ती का। क्योंकि पिछले 2018 में भी हमने देखा था जब हीरालाल अलावा बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे जैस जैसे संगठन के साथ, और उसने कांग्रेस को निमाड़ में बम्पर सफलता दिलाने में एक बड़ा योगदान दिया था। लेकिन जब मंत्री बनाने की बात आई थी तो हीरा सिंह अलावा के हाथ खाली रहे, और इसकी नाराज़गी, इसकी टीस हमने देखा पूरे 5 साल दिखाई दी। और इसका नतीजा ये रहा था कि एक उभरते हुए संगठन के 2 फाड़ हो गए, या बल्कि कहें 3 फाड़ हो गए। एक संगठन ने अलग राह पकड़ ली, दूसरे संगठन ने अलग राह पकड़ ली। तो इस बार की विजय जो कि एक बताई जा रही है कि कांटे का मुकाबला होना है, तो जब नज़दीकी मामला है तो वो कौन से समीकरण बनेंगे कि जिसके कारण आपको मुख्यमंत्री बनाना पड़े, या क्या वो परिस्थिति बन जाती है कि आपको मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं पड़े। ये सारे सवालों के जवाब 3 दिसंबर को मिल पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए हम तो उस पर चर्चा कर सकते हैं, भविष्य की राजनीति है, क्योंकि राजनीति संभावना का खेल है, और हम भी इसी संभावनाओं पर बात कर रहे थे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।